हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांगशन वर्ण। तो कैसे हैं आप सब। मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ एक न्यू लव स्टोरी। तो ये स्टोरी हमारी बहुत अच्छी होने वाली है। आई होप सो आपको अच्छी लगे। मुझे अच्छी लगने से क्या होता है, वैसे आपको अच्छी लगनी चाहिए। तो फ्रेंड चलिए सुनते हैं ये वाली स्टोरी कैसी है। इस स्टोरी का नाम है आई लव माई ब्रदर इन लॉ। तो स्टोरी के फर्स्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का रेड पैंट कोट में खड़ा होता है अपनी बालकनी में और सोच रहा होता है क्या मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत। बस यही उसके दिमाग में होता है। हाँ, वो इसलिए सोच रहा था क्योंकि आज उसकी शादी है और उसका नाम है वीइंग। बस वो यही सोच रहा होता है कि जो शादी कर रहा है उसके लिए वो सही है या गलत। जैसे मतलब उसकी कंपनी के लिए तो सही है। उसकी कंपनी का नाम है यूनमिंग जियांग क्लैन। यूनमिंग जियांग क्लैन गुसू के लैन क्लैन में उनकी मतलब शादी होने वाली है। और जो वीइंग का दूल्हा था उसका नाम है लैन सीचन। ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। मतलब दो कंपनी के बीच अच्छी कंपनी चल सके, अच्छे समझौते कर सके, दो बड़ी कंपनियों के बीच ही शादी थी। तो लैन सीचन भी अपनी मर्ज़ी से ये शादी नहीं कर रहा था, सिर्फ अपनी कंपनी के भलाई के लिए ये शादी कर रहा था। और वैसे ही वीइंग भी ऐसे ही था। रात के 8 बजे थे, शादी का माहौल था। पूरे क्लाउड ड्रेसेस को लाल रेशमी कपड़ों और लांटेनों से सजाया गया था जिससे कि वो बहुत अच्छे लगे। और वहाँ पर फूलों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। जितने भी वहाँ मेहमान आए शादी के लिए तो सभी बोल रहे थे कि वाह कितनी अच्छी डेकोरेशन है। क्योंकि दो बड़ी कंपनियों के बीच शादी थी तो अच्छी डेकोरेशन तो होनी ही थी। वीइंग और लैन सीचन दोनों ही अपने अपने कंपनी के सीईओ थे। तो वीइंग अपनी बालकनी में खड़ा यही सोच रहा था कि वो सही कर रहा है या गलत। लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये विश्वास था कि जो प्यार होना है वो शादी के बाद भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि शादी से पहले ही प्यार किया जाए। तो इस वजह से वो अपना इस शादी से थोड़े अपनी मतलब फीलिंग्स को जोड़ रहा था। वो अपने आप को किसी भी तरह से खुश करने की कोशिश कर रहा था कि वो इस शादी से खुश है। तो वीइंग ठंडी आहें भरता है और वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर शादी होनी थी। तो वीइंग लैन सीचन का वेट करता है। तभी वहाँ पर एक मतलब मेड आता है और कहता है वीइंग लैन सीचन अब तक नहीं आए हैं। लाल कोट में वीइंग वहाँ पर अपने हाथों को मलता हुआ उधर खड़ा था और थोड़ा टेंशन में था कि लैन सीचन अभी तक नहीं आया है। उस मेड के हाथ में एक लेटर था। उस पे लेटर पे लिखा हुआ था आई एम सॉरी वीइंग, मैं ये शादी नहीं कर सकता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ये रिश्ता मेरे लिए सिर्फ एक समझौता था। ये समझौता तुम्हारे लिए नहीं होगा, लेकिन आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ वीइंग। तो ये लेटर में इतना ही लिखा हुआ था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। भीड़ में बहुत हलचल मच गई। कुछ वहाँ पर बुजुर्ग खड़े थे, वो थोड़ा नाराज़गी जता रहे थे। कुछ ने सहानुभूति वीइंग को दी, लेकिन वीइंग तो बेचारा चुपचाप वहाँ पर खड़ा था और उसकी आंखों से थोड़े आंसू भी आए हुए थे। वो बहुत कोशिश कर रहा था कि उसकी आंखों से आंसू बाहर ना निकले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ आंसू उसकी गालों पर झलक गए। वीइंग को लैन सीचन ने आने का ये वाला दुख और जो इतने भीड़ में लोग खड़े हैं उनको भी देखकर वो बहुत ज़्यादा उसे शर्म आ रही थी कि वो अब क्या करे। उसके हाथों में अब कुछ नहीं है। तभी वहाँ पर एक जाना पहचाना चेहरा आता है जिसका नाम है लैनजन। लैनजन ने ब्लैक पैंट कोट पहन रखा था और उसके चेहरे पर एक शराफत नहीं थी, बस एक शरारती मुस्कान थी। लैनजन धीरे से बोलता है तुम्हारा दूल्हा तो आया नहीं वीइंग, अगर चाहो तो मैं तुम्हारा सेकंड चांस बन सकता हूँ। वीइंग गुस्से में आकर बोलता है लैनजन तुम्हें शर्म नहीं आती, ये सब कुछ तुम्हारे भाई के कारण हुआ है। फिर लैनजन बोलता है थोड़े कदम करीब लाते हुए भाई ने तो तुम्हें त्याग दिया, पर मैं तुम्हें हमेशा से तुम्हें चाहता हूँ वीइंग। वैसे भी शादी अधूरी रह गई तो अब तुम किसी के भी हो सकते हो, क्यों ना तुम मेरी ही हो जाओ। ये बात सुनकर वीइंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था और उसे एक दर्द भी था कि उसकी शादी में ऐसा ऐसा क्यों हो गया, उसने क्या गलत किया था। वो सिर्फ कंपनी की भलाई के लिए कर रहा था। वीइंग जैसे बिना कुछ बोले वहाँ से तुरंत निकल गया। वीइंग वहाँ से जा रहा था तभी लैनजन एक आवाज़ के साथ बोलता है, गूंजती आवाज़ के साथ, तुम्हें इन लाल कपड़ों में देखकर बस एक बात सोच रहा हूँ, काश मैं होता तो दूल्हा और तुम बस मेरे ही होते। ये बात सुनकर वहाँ पर जो लोग थे वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि ये किस तरह से वीइंग से बात कर रहा है, क्योंकि वीइंग उसके बड़े भाई से शादी करने वाला था और ये बीच में क्यों आया है।
कहीं इसी ने नहीं तो कुछ किया, मतलब ये लोग सोच रहे थे। फिर हम देखते हैं रात को विंग अपने गेस्ट रूम में अकेले ही बैठा हुआ था और वही सारी बातें याद कर रहा था कि उसने लैन सिचेन ने कैसे उसको धोखा दिया कि वो शादी पे आया नहीं। अगर उसे ये शादी नहीं करनी थी तो ये वो मुझे पहले बता सकता था, लेकिन एंड टाइम पर उसने मुझे लेटर देकर बहुत शर्मिंदा किया है। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। मतलब यही विंग सोच रहा था। विंग अपने आप से कहता है कि मैं हमेशा से ही एक डील था, एक समझौता, मुझसे कभी कोई प्यार नहीं कर सकता। विंग ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और विंग पूरा टूट चुका होता है। फिर हम देखते हैं क्लाउड रिसेस के दूसरे कोने पर लैंजन खिड़की पर खड़ा था। उसकी नज़र गेस्ट हॉल की ओर थी, होठों पर वही हल्की मुस्कान। तुम्हें आज सबने छोड़ा है विंग, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हारा बनने की कसम खा चुका हूँ और मुझसे तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरे बनकर ही रहोगे। ऐसा मानो लैंजन अपने आप से एक प्रॉमिस कर रहा हो कि विंग को वो पाकर ही रहेगा किसी भी हालत में। हम स्टोरी में एक लीप देखते हैं, वो 6 महीने का लीप है। तो 6 महीने के बाद क्लाउड रिसेस लैन क्लैन एकेडमी के अंदर उस शादी को टूटे हुए 3 महीने हो चुके थे। विन लगभग खुद को संभाल चुका था, लेकिन वो बाहर से ही स्ट्रॉन्ग बन रहा है, लेकिन अंदर से वो वैसा ही था। उसे कहीं ना कहीं ये बात बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी अभी भी। अब विंग एक गेस्ट कल्टीवेटर प्रोफेसर के रूप में वहाँ पर काम करने आया था उस एकेडमी में, गूसू एकेडमी में, जहाँ उसे जूनियर डिसिप्लिन को फॉर्मेशन थ्योरी और तालिस्मान टेक्निक पढ़ाने की इनविटेशन दी गई थी। लैन क्लैन एकेडमी से ये विंग को इनविटेशन आया था, लेकिन विंग उसे मना करना चाहता था, लेकिन वो इनकार नहीं कर सका। विंग ये सोचकर क्लाउड रेसेस आया। उसने ये एकेडमी इसलिए ज्वाइन की क्योंकि कहीं ना कहीं वो बिल्कुल टूटा हुआ था। शायद यहाँ से ही वह वापस सही से ज़िंदा हो सकता है, उसकी फीलिंग्स वापस जाग सकती है। इसलिए ये इनविटेशन विंग ने एक्सेप्ट कर लिया। विंग का पहला दिन लेक्चर हॉल में। जैसे ही विंग लेक्चर हॉल के अंदर गया तो सारे स्टूडेंट विंग का अच्छे से डिसिप्लिन से उनका स्वागत किया, उनका वेलकम किया। विंग ने भी उनका अच्छे से वेलकम किया। विंग की स्माइल मानो कहीं ना कहीं खो गई थी। वो एक प्योर वाली हंसी कभी भी नहीं हंसता था, नहीं स्माइल करता था, एकदम काम था, कंपोज्ड था विंग ने लेक्चर स्टार्ट किया। वो फर्स्ट में बोलता है कि फॉर्मेशन एक कला है और भावना भी। जैसे किसी का दिल जब टूटे तो वो भी एक इनकम्प्लीट थ्योरी बन जाता है और उससे निकलने के लिए इनर कोर और हील करना पड़ता है। विंग ने लेक्चर स्टार्ट ही किया होता है, तभी एक स्टूडेंट भागता हुआ आता है और नॉक करता है क्लासरूम की गेट को। सारे लेक्चर हॉल के स्टूडेंट्स वो गेट की तरफ देखते हैं और विंग भी गेट की तरफ देखता है और वहाँ गेट पर एक शरारती लड़का लैंजन खड़ा हुआ था, एक बेशरम मुस्कान के साथ। लैंजन धीरे से चलकर सबसे पीछे बैठ गया, बिना एक शब्द बोले, लेकिन उसकी आंखें पूरे लेक्चर के दौरान सिर्फ एक इंसान पर थी, वो था विंग। फिर लेक्चर के बाद सारे स्टूडेंट बाहर निकल गए, पर लैंजन नहीं हिला, वहीं बैठा रहा अपनी सीट पर। विंग थोड़े ठंडे अंदाज में बोलता है, गुस्सा ना लाकर, लेक्चर ख़त्म हो गया है लैंजन, तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर लैंजन बोलता है शरारती मुस्कान के साथ, पास आता है, मैं क्लास के लिए नहीं तुम्हारे लिए आया हूँ विंग। ये बात सुनकर विंग को गुस्सा आ जाता है। फिर विंग गुस्से में बोलता है, तुम्हें कोई मैनर्स नहीं है, तुम स्टूडेंट हो और मैं एक टीचर, और वो भी मैं तुम्हारा टीचर हूँ। फिर लैंजन स्लोली पास आता है, उसकी आंखों में गहराई में देखता है और बोलता है, टीचर स्टूडेंट रिलेशन तो सिर्फ लेक्चर तक होता है, वैसे भी दिल का सब्जेक्ट तो सिलेबस में था ही नहीं और मैं वही सब्जेक्ट पढ़ने आया हूँ। विंग अपने कदमों को पीछे करता है, लेकिन लैंजन, जैसे ही विंग पीछे होता है वैसे ही लैंजन उसके थोड़ा और आगे कदम बढ़ा लेता है। फिर लैंजन विंग को एक बात बोलता है, विंग तुम इतने हर्ट हो, पर मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। भाई ने तुम्हें छोड़ दिया, पर मैं तो कब से तुम्हारा बनना चाहता हूँ और तुम हो कि मुझे अपना नहीं रहे। तो विंग चिल्ला कर कहता है, क्या तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती, मैं तुम्हारे भाई का। बस इतना ही विंग बोलता है, आगे कुछ नहीं बोलता। फिर लैंजन बोलता है, बात को बीच में रोकते हुए थोड़ी लो वॉइस में, वो शादी कभी पूरी नहीं हुई, वो रुक गई है और दिल का रिश्ता
तो तब होता है जब दोनों चाहें। भाई ने तो कभी तुम्हें चाहा ही नहीं, वो किसी से और से प्यार करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम मेरे बन जाओ, मैं तुम्हें बहुत सारा चाहूँगा। लैनजन ऐसे ही बकवास कर रहा था और विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। विंग जैसे ही लैनजन कोई बात बोलता है उसे वैसे ही उतना ही गुस्सा आता है और वो उसे चुप भी नहीं करा सकता, क्योंकि लैनजन एक बिगड़ेल शरारती लड़का है और वो कुछ भी बोल देता है। विंग की लैनजन के बारे में यही सोच थी, तो विंग उस पर चिल्ला रहा था, लेकिन वांग जी लैनजन है कि उस पर उतना ही धीरे से बोलता है, तुम मेरे हो जाओ, मेरे हो जाओ, बस एक ही रट लगाई होती है उसने। विंग एक टाइम के लिए चुप हो जाता है, वो कुछ नहीं बोलता। लैनजन के फेस पे वही शरारती मुस्कान स्माइल आई हुई होती है। स्माइल को ये देखकर ये लगता है कि लैनजन को तो कोई भी किसी की फ़िक्र नहीं है, वो सिर्फ मुंह में आया वो बोल देता है। बस यही लैनजन की एक पर्सनैलिटी थी। फिर लैनजन विंग को बोलता, एक बार मुझे मौका तो दो तुमसे प्यार करने का। आई प्रॉमिस मैं तुमसे कोई डील नहीं करूँगा। तो विंग खुद को शांत करता और कहता है, लैनजन तुम अभी स्टूडेंट हो और तुम अपनी पढ़ाई अच्छे से करो। तुम इन बातों में ध्यान मत दो, तो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और आई नो तुम सिर्फ खेल खेल रहे हो मेरे साथ, एक शरारत कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे झांसे में नहीं फंसूंगा। फिर लैनजन बोलता है बिल्कुल धीरे से एक स्माइल के साथ, अगर तुम एक बार हाँ कह दो तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा पर तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूंगा। ये बात बोलकर लैनजन क्लासरूम से बाहर निकल जाता है, पर जाते जाते एक छोटी सी फोल्डेड पेपर दे देता है विंग को। उस पर सिर्फ एक सेंटेंस लिखा होता है, नेक्स्ट क्लास में सिर्फ तालिस्मान नहीं, दिल के सिंबल्स भी समझाओ विंग, बिकॉज आई एम रेडी अंडर योर स्पेल। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे क्लाउड रेसिस का कोर्टयार्ड। सुबह की कोमल धूप बिखरी हुई थी और एक धुंधली सी हवाएं चल रही थी। सभी स्टूडेंट अपनी प्रैक्टिस में लगे हुए थे, अपने होमवर्क में, पर लैनजन की नज़रें सिर्फ एक ही चीज़ पर थी, वो था विंग। और वही विंग एक कोने में बैठा स्टूडेंट्स को मतलब उनकी प्रैक्टिस करवा रहा था, कोई एग्ज़ाम में, कोई सब्जेक्ट में, तो वो वहीं पर बैठा था और उसकी ध्यान तो लैनजन पे बिल्कुल भी नहीं थी। और लैनजन है कि एक टक लगाए विंग को देखे जा रहा था। लैनजन अपने मन में बोलता है, ये आदमी इतना खूबसूरत क्यों लगता है, जब मुस्कुराता है और भी ज़्यादा नाराज़ लगता है। लैनजन धीरे से पेड़ के पीछे खड़ा था, एकदम चुप, लेकिन नज़रें सिर्फ विंग पर ही थी। क्लास ख़त्म हो गई, सारे स्टूडेंट चले गए। विंग अपने ब्रशेस और सब कुछ जो सामान था वो उन्हें समेट रहा था, तभी उसकी उंगलियां किसी और की उंगलियों से टकराती है। लैनजन बिल्कुल पास ब्रश उठाने के बहाने आया था। विंग एकदम चौकन्ना हो गया, मतलब वो डर गया कि उसके पीछे से ये कौन। फिर विंग देखता है तो कहता है, तुम। मैं तो डर ही गया। फिर से तुम्हारा कोई काम नहीं है क्या लैनजन? फिर लैनजन बोलता है एकदम मीठी आवाज़ में, और वो अंदाज से बिल्कुल नोटी लग रहा था, मुझे ब्रश नहीं चाहिए, बस तुम्हारा हाथ फील करने का बहाना था। विंग वो ब्रश छोड़ते हुए कहता है, लैनजन तुम हद पार कर रहे हो। फिर लैनजन विंग की आंखों में देखकर बोलता है, हद तो उस दिन टूट गई थी जब तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया, मैं तो बस उस खालीपन को भरने आया हूँ। तो लैनजन आगे बढ़ रहा था, विंग पीछे था। तो एकदम विंग का किसी बॉक्स से पैर टकराया और विंग गिरने लगा लड़खड़ाकर। तो लैनजन उसे गिरने नहीं देता है, उसकी कमर में हाथ डालकर और अपने सीने से लगाकर उसे रोक लेता है गिरते टाइम। एक पल और सेकंड के लिए तो वो दोनों चुप हो गए। ना तो विंग बोला ना ही लैनजन बोला। दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर, और विंग का हाथ लैनजन के कंधे पर था। विंग एकदम धीमी आवाज़ में और कांपती आवाज़ में, छोड़ो मुझे लैनजन। फिर लैनजन बोलता है बिल्कुल पास उसकी आंखों में देखते हुए, अगर मैं छोड़ दूं तो तुम फिर से गिर जाओगे विंग। लैनजन का हाथ अब भी विंग की कमर पे था और उन दोनों में कोई भी दूरी नहीं थी, वो सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे। विंग भले ही बोल रहा था लैनजन को छोड़ने को, लेकिन मन उसका भी नहीं था छोड़ने के लिए, क्योंकि वो अच्छा लग रहा था उसे और वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था। फिर लैनजन धीरे से विंग को कहता है, तुम जानते हो ना ये पहली बार नहीं है जब मैं तुम्हें पकड़ रहा हूँ, बस अब की बार तुम मुझे रोक नहीं रहे हो। विंग की सांसें तेज़ हो रही थी और जो हार्ट बीट थी वो भी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। तो ये इसके बीच विंग लैनजन को बोलता है, ये सब सही नहीं है लैनजन।
फिर लैंजन बोलता है, सही या गलत बस इतना जानता हूँ, ये लम्हा मुझे लगता है जैसे सिर्फ तुम्हारा होने के लिए बना है। तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट आता है और वो कहता है, लैंजन तुम्हें प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। तो लैंजन बिना अपनी आंखों को हटाए विंग को सिर्फ देखते हुए बोलता है, मैं अभी आता हूँ, पर प्रोफेसर को गिरने से पहले संभालना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वो धीरे से विंग की कमर को छोड़ता है, पर वो अपनी उंगली विंग से हटाना ही नहीं चाह रहा था। उंगलियों का टच काफ़ी देर तक रहा, तो लैंजन वहाँ से चला जाता है। फिर विंग एकदम सीधा शांत खड़ा हुआ था, और जो उसके दिल में एकदम बड़ा सा तूफ़ान था ना, वो उसे खुद भी नहीं रोक पा रहा था। फिर वो सोचता है और कहता है, ये लड़का आखिर मेरे साथ करना क्या चाहता है? ये जो भी करना चाहता हो और मैं उसे करने दे रहा हूँ, ऐसा क्यों? ये बिल्कुल गलत है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे उसे बोलना ही होगा कि ये सब गलत है। फिर नेक्स्ट डे विंग स्टूडेंट्स की आउटडोर क्लासेस लेता है, तो वो विंग उन्हें थोड़ा एक जंगल और नदी के किनारे लेकर चला जाता है, और वहाँ पर जो उसने कराया था उसकी प्रैक्टिस करवाता है स्टूडेंट्स को। तब उस क्लास में लैंजन नहीं आया हुआ था, तो सारे स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे। तो विंग को क्लास लेते हुए वो मतलब काफ़ी समय हो गया था, यहाँ तक शाम हो गई थी, शाम के 7 बज चुके थे। तो विंग स्टूडेंट को भेज देता है कि आप सभी अब कॉलेज में जाएं, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, मैं यहाँ कुछ देर रुकूँगा। तो सारे स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं और विंग वहाँ नदी के किनारे अकेला बैठा रहता है, और वो ही यही सब सोच रहा होता है कि उसकी लाइफ में ये सब क्या हो गया। ये तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि लैंस सिचन उसे ऐसे छोड़ देगा, और छोड़ तो दिया और सभी के सामने उसकी बेइज्जती भी करवाई। बस विंग वही सब वहाँ बैठा याद कर रहा था। तो रात के 8 बज चुके थे और थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी थी। तो विंग देखकर कहता है, ओह बारिश होने लगी है, शायद मुझे अभी जाना चाहिए, नहीं तो मैं पूरा बारिश में भीग जाऊंगा। तो विंग चलने ही लगता है, मतलब कॉलेज जाने के लिए, तभी बारिश आ जाती है। वो वहाँ पर अकेला था और उसके कपड़े बिल्कुल भीग गए थे और ठंड भी बहुत थी और वो कांप रहा था। ये क्या मुसीबत है। भीगे कपड़ों में सारे कपड़े विंग के शरीर से चिपक गए थे, गालों से पानी की बूंद टपक रही थी और बाल भी भीग के चेहरे पर चिपक गए थे। तभी पीछे से किसी ने छतरी उसके ऊपर तान ली थी। वो था लैंजन। लैंजन भी पूरा भीगा हुआ था। लैंजन के बाल उसकी आंखों को छू रहे थे, और चेहरे पर वही कॉन्फिडेंस और टीजिंग, और आंखों में वही नोटीपन जो विंग के लिए हमेशा होता है। लैंजन मुस्कुराकर विंग से बोलता है, तुम हमेशा मुझे इसी रोमांटिक सिचुएशन में क्यों मिलते हो? विंग, लगता है किस्मत भी चाहती है हम दोनों क्लोज हो जाएं। विंग गुस्से में पलटकर उसे जवाब देता है, मैं भीग रहा हूँ और तुम फ्लर्ट कर रहे हो, कुछ तो शर्म करो लैंजन। तो लैंजन इस क्वेश्चन का जवाब देते हुए सेमलेसली बोलता है, शर्म तो उस दिन छोड़ दी थी जब तुम्हें रेड पैंट कोट में शादी वाले दिन देखा था। आज तो तुम और भी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हो, बिल्कुल किसी फैंटेसी जैसे। इस बात को सुनकर विंग पलटने लगता है और वो फिर एक बार फिसल जाता है। वो लड़खड़ाता है और एक बार फिर लैंजन उसे पकड़ लेता है। दोनों इस बार एकदम बिल्कुल पास थे। भीगी रात थी, कांपते बादल और 2 धड़कते दिल भी साथ में थे। लैंजन तो विंग को एकदम देख ही रहा था, अपनी नज़रें उससे हटा ही नहीं रहा था। तो विंग कहता है, छोड़ो मुझे, तुम्हारे ये हीरो बनने की आदत इरिटेट करती है मुझे, तुम ये मत किया करो लैंजन। तो लैंजन उसके कान के पास आकर कहता है, तुम जितना मुझे हेट करते हो मैं उतना ही तुम्हें चाहता हूँ विंग। बारिश और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और जब लाइटिंग होती है तो वो लाइटिंग में और भी ज़्यादा क्लोज दिखते हैं। तो लैंजन उसके होठों से बहुत करीब आ जाता है विंग के। तो विंग सख्ती से कहता है, अगर एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूँगा लैंजन। फिर लैंजन कहता है एकदम नोटी अंदाज में, वो पीछे हटते हुए कहता है, तोड़ दो, पर पहले मुझे छू कर तो देखो, वैसे भी तुम्हारे हाथ मुझे हर्ट करें, ये भी तो एक फैंटेसी है। फिर लैंजन कहता, एनीवे बहुत बारिश हो रही है और तुम्हें ठंड भी लग सकती है, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है, तुम्हें तो मेरी नहीं होगी लेकिन मुझे तुम्हारी है। तो तुम यहाँ, मेरा एक पास में क्वार्टर है, तो तुम मेरे साथ चलना चाहोगे?
तो विंग कहता है, तुम्हारे साथ तुम्हारे क्वार्टर में? बिल्कुल नहीं, मैं पूरी रात यहाँ भीग सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं चलूँगा। तो लैंजन कहता है, क्या हुआ सर, मुझसे डरते हो? कहीं मैं कुछ कर ना दूँ आपको? तो विंग कहता है, नहीं, मैं तुमसे क्यों डरूँगा? अगर तुम मुझे कुछ करोगे तो मेरे भी हाथ बंधे नहीं हैं। फिर लैंजन कहता है, अच्छा तो फिर चलो मेरे साथ। किस बात का डर? क्वार्टर में तो जाना है, और पूरी रात भीगने से तो अच्छा मेरे क्वार्टर में रहने में भलाई है। हाँ, अगर आप मुझसे डरते हो तो मैं आपको फ़ोर्स नहीं करूँगा मेरे क्वार्टर में जाने के लिए। हम दोनों यहीं भी रुक सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जंगली जानवर भी बहुत आते हैं, आपको पता ही होगा। तो विंग थोड़ा सोचने के बाद कहता है, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता। कहाँ है तुम्हारा क्वार्टर? चलो वहाँ पर। विंग मान तो जाता है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं वो डर था कि लैंजन उससे कुछ। फिर वो मन में सोचता है, नहीं नहीं, मैं उसे कुछ नहीं करने दूंगा। वो क्यों करेगा मेरी इजाज़त के बगैर? मैं उसे करने ही नहीं दूंगा। तो लैंजन विंग को अपने क्वार्टर में ले आता है। ज़बरदस्ती नहीं लेके आता, लेकिन उसकी वो मर्ज़ी ही नहीं होती, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसे फोर्स किया होता है। फिर लैंजन विंग को टॉवल थमाता है, फिर खुद से ही विंग के भी बाल सुखाने लगता है। विंग एकदम सख्त लहजे में बोलता है, मैं खुद कर सकता हूँ, तुम सर्वेंट नहीं हो। लैंजन फिर धीरे से बोलता है, बालों में उंगलियां घुमाते हुए, मैं तुम्हारा कुछ भी बन सकता हूँ, सर्वेंट, बॉडीगार्ड, या वो सिर्फ रातों को तुम्हारे साथ रहे। विंग गुस्से में आकर बोलता है, शट अप लैंजन। तभी वहाँ पर लाइटिंग होती है, बिजली कड़कती है और कुछ पल के लिए अंधेरा हो जाता है। विंग घबराता है और अनजाने में लैंजन का हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि उसे बिजली की आवाज़ से डर लगता है इसीलिए। फिर लैंजन धीमी आवाज़ में बोलता है, हाथ को और ज़्यादा कसकर पकड़ते हुए, देखा, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, चाहे जितना भी गुस्सा हो, दिल तो मुझे ही चाहता है। तो विंग धीरे से हाथ खींचते हुए कहता है, गलतफहमी में मत रहना, मैं सिर्फ डर गया था, अचानक से बिजली कड़की तब। फिर लैंजन वही नोटीपन के साथ कहता है, और मैं चाहता हूँ एक दिन तुम मुझे किसी तरह, बिना किसी डर के, सिर्फ चाह के पकड़ो। विंग बेड के किनारे बैठा होता है, तो लैंजन उसके अपोजिट साइड में बैठा होता है, पर नज़र सिर्फ विंग पर ही थी उसकी। लैंजन सोचते हुए सोचता है, ये लड़ाई और एटीट्यूड, उसमें तुम और भी ज़्यादा हॉट लगते हो विंग, और मैं जान गया हूँ तुम्हारा नो भी एक दिन यश ज़रूर बनेगा। तो लैंजन विंग को ऐसे ही देखता रहता है, और वो अंदर ही अंदर उसको प्यार करता रहता है, लेकिन विंग तो अपने में ही खोया हुआ था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे आफ्टरनून को क्लाउड रेसेस कोर्टयार्ड के अंदर ही विंग अपने सीनियर्स जैंग चैंग और उनके साथ कुछ बातें कर रहा था, हंसी मजाक कर रहा था, और हल्के से उनके शोल्डर भी टच हो रहे थे। विंग के साथ में खड़े सभी लोग बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, और एक दूसरे पे जोक भी कर रहे थे। एकदम प्लेफुल मोमेंट था उधर, लेकिन ये प्लेफुल मोमेंट किसी और को खटक रहा था। उधर थोड़ी पास में खड़ा लैंजन उनको घूर रहा था, मतलब विंग को घूर रहा था कि विंग के शोल्डर उसको टच क्यों हो रहे हैं, मतलब विंग दूर रह कर भी तो बात कर सकता है, ऐसा उसको मतलब जेलसी फील हो रही थी लैंजन को। ऑब्वियस सी बात है, लैंजन अपने विंग को किसी के साथ नहीं बांटना चाहता, चाहे उसको थोड़ा सा भी टच क्यों ना करे, उसको गवारा नहीं है बिल्कुल भी। तो लैंजन दूर खड़ा अपने मुट्ठियों को भींचे हुए और एकदम गुस्से में लग रहा था, और विंग को घूरे जा रहा था, और जैसे ही जैंग चैंग का शोल्डर उसे टच हो रहा था तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और वो कुछ कह भी नहीं सकता था उनके सामने, तो इसलिए वो चुपचाप वहाँ पर खड़ा देख रहा था। ये सब देखकर लैंजन बोलता है, विंग को छूने का हक सिर्फ मेरा है, और मैं ही उसे छू सकता हूँ। अब लैंजन से बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा, वो अपना आपा खो देता है, और वो तेज़ कदमों से उनके पास जाता है जहाँ विंग और जैंग लॉन्ग बात कर रहे थे। तो उनके पास लैंजन रुककर बोलता है, आपको कोई और डिसिप्लिन नहीं मिला बात करने के लिए? जैंग लॉन्ग बोलता है, एकदम हक्का बक्का रह जाता है, और वो कहता है, मैं तो बस नोट्स ले रहा था, इसमें इतनी भड़कने की क्या बात है?" इस बात को सुनकर लैंजन एकदम गुस्से वाले अंदाज में बोलता है, नोट्स तो तुम्हारे सेक्ट में भी है, लेकिन विंग सिर्फ एक ही है, और मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। फिर विंग भी ये बात सुनकर थोड़ा हक्का बक्का रह जाता है, मतलब वो थोड़ा पीछे हटकर कहता है, लैंजन तुम पागल हो गए हो क्या? लैंजन फिर नज़र गाड़ी करते हुए विंग की तरफ होकर बोलता है, पागल तो कब से हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन आज लगता है कि कोई और होने की कोशिश कर रहा है।
और वो मुझे मंजूर नहीं है बिल्कुल। तो वहाँ पर थोड़ा माहौल ऑकवर्ड हो जाता है, तो जैंग लॉन्ग वहाँ से निकल जाता है। पर अब कोर्टयार्ड में सभी डिसिपल्स की नज़र उन दोनों पर ही थी। फिर विंग को गुस्सा आ जाता है। ऑब्वियसली गुस्सा तो आएगा ही, सारे डिसिप्लिन की नज़र उन पे थी। तो विंग थोड़ा गुस्से में बोलता है लैंजन को, ये क्या ड्रामा था, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरे बारे में इन सबको ऐसे बोलो, तुम होते कौन हो। फिर लैंजन विंग के पास आकर बोलता है एकदम स्वीटली वॉइस में, हक तब होता है जब दिल से चाहो, और मैं तुम्हें रोज़ वैसे ही देखता हूँ जैसे कोई अपने होने वाले को देखता है, और ये तुम अच्छी तरह से जानते हो मेरे विंग। फिर विंग को गुस्सा आता है, तो विंग बोलता है गुस्से में, तुम्हें पता है तुम्हारे भाई और मेरी शादी होने वाली थी, ये बात क्या तुम भूल गए। फिर लैंजन विंग के होठ की तरफ देखकर बोलता है, मैं कुछ भी भूल सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं। तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट था, वो गलती से पानी से भरा बर्तन गिरा देता है, जिसकी वजह से वो पानी सारा विंग पर आ जाता है और उसके कपड़े भी गीले हो जाते हैं। जिसने पानी गिराया था वो सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। विंग के कपड़े सारे गीले हो रखे थे और वो थोड़े ट्रांसपेरेंट भी हो गए थे ऑब्वियसली, क्योंकि गीले कपड़े तो ट्रांसपेरेंट होएंगे ही। तो लैंजन अपने आउटर रोब उतारकर उसके कंधे पर डाल देता है। विंग हैरानी और गुस्से से बोलता है, लैंजन ये मैं खुद कर सकता हूँ, तुम्हें इसकी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कितनी बार बोलूँ, तुम्हें कब समझ आएगा। फिर लैंजन धीरे से बोलता है, विंग के थोड़े बाल सही करके, मैं बस तुम्हें कोई और इस हालत में ना देखे, इसलिए मुझे इस बात का डर है, और मेरा आउटर रोब तुम पर डालने से मैं खुद को रोक नहीं पाया क्योंकि तुम्हारे कपड़े बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लग रहे हैं। मैं नहीं चाहता मेरी देखने की चीज़ कोई और देखे। लैंजन एक पल को विंग के बिल्कुल पास आ जाता है, इतना पास कि उसके जो चेहरे की गर्म सांसें हैं विंग के चेहरे से टकराती है। फिर लैंजन विंग को बोलता है, एक बार, बस एक बार तुम हाँ कह दो विंग, मैं तुम्हारे लिए वो बन जाऊँगा जो तुम कभी खो नहीं पाओगे। वो धीरे से विंग के चेहरे को छूता है, उसकी उंगलियां गालों से होकर होठों तक आती है और फिर होठ के बिल्कुल करीब ले आता है लैंजन अपनी उंगलियां, बस 1 सेकंड के लिए। इतने में विंग पीछे हट जाता है। विंग थोड़ा स्ट्रिक्टली बोलता है लैंजन से, मैं तुम्हारा खिलौना नहीं हूँ लैंजन, तुम्हें वांट और लव के बीच का फ़र्क समझ नहीं आता। लैंजन अपनी धीमी आवाज़ में बोलता है, आंखों को नीचे करते हुए, मैं चाहता हूँ लेकिन सिर्फ जिस्म नहीं, तुम्हारा हर टुकड़ा, हर आंसू, हर मुस्कान, सब कुछ, बस तुम मेरे हो, तुम्हारा सब कुछ मेरा है। विंग को लैंजन की ये बातें बहुत उलझन में डाल देती है, तो विंग कुछ कर नहीं पाता, वो वहाँ से चला जाता है बिना कुछ कहे और लैंजन वहीं खड़ा रहता है। लैंजन सिर्फ विंग को जाते हुए देखता है। कोर्टयार्ड में जो भी बातें हुई सारे स्टूडेंट्स ने और सारे डिसिप्लिन जो भी हैं उन्होंने सुनी है, और एकदम स्कूल में घुसों में सभी ये अफवाह फैल गई कि विंग और लैंजन के बीच कुछ है, और लैंजन एक स्टूडेंट है और विंग एक टीचर है। तो ये रूमर्स सारे घुसों में फैल जाते हैं और विंग की बहुत बेइज्जती होती है, और विंग को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल ये पहले भी ये बेइज्जती झेल चुका होता है उसकी शादी पर, जिससे लैन सिचेन से होने वाली थी, लेकिन लैन सिचेन उसकी शादी में नहीं आया। तो विंग जो पहले उसने जो दर्द उठाया था, सहा था, वही दर्द उसके सामने वापस खड़ा हो गया था। विंग इस बात को याद करके अपने रूम में बहुत रोता है, और वो रूम से बाहर आने के बाद किसी से बात करना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, और उसे पता था कि सारी गुस्सों में उसके बारे में क्या बातें हो रही है। और वहीं लैंजन, उसको तो किसी बात की टेंशन नहीं थी, उसे सिर्फ विंग चाहिए था किसी भी हालत में। विंग के लिए वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था। लैंजन बस इतना चाहता था विंग को सभी वो खुशी मिले जो वो डिज़र्व करता है, लेकिन लैंजन का तरीका कुछ अलग ही है। लैंजन विंग के लिए पागल था, वो कुछ भी कर सकता उसके लिए, लेकिन वो ये ध्यान नहीं दे रहा कि विंग कितना दुखी है इस बात को लेकर कि गुस्सों में उसके बारे में क्या बातें हो रही है। लेकिन लैंजन को सिर्फ विंग ही चाहिए कि वो उसे कैसे भी मिले, किसी से भी लड़ाई करके मिले, और कैसी भी बातें हों उसके बारे में। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं। इवनिंग में सभी हॉल गुसू में वहाँ पर सभी आए हुए थे। एल्डर, सेकलैन एंड सेंसिचैन डिसिप्लिन मास्टर सभी
टीचर स्टूडेंट्स आए हुए थे और वहाँ पर एक ही मुद्दा चल रहा था, विंग और लैंजन के बीच बढ़ते रिश्ते और सारे गुस्सों में फैलती इस अफवाह को कैसे ख़त्म करे, इस बारे में ही ये मुद्दा चल रहा था। और वहाँ पर लैंसचन भी आया हुआ था। तो लैंसचन थोड़े स्ट्रिक्टली अंदाज में बोलता है, लैंजन तुम्हें पता है स्टूडेंट को क्या व्यवहार करना चाहिए? प्रोफेसर विंग एक रिस्पेक्टेड पर्सन है, ये तुम्हारा फ्लर्टिंग विंग के लिए अनएक्सेप्टेबल है। तभी लैंसचन को जवाब देते हुए कहता है, थोड़ा मतलब शांति से, और उसके शब्दों से लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में बोल रहा हूँ। तो लैंजन बोलता है, मैं विंग से फ्लर्टिंग नहीं कर रहा भाई, मैं उनसे प्यार करता हूँ पूरे दिल से, पूरे हक से। सारा हॉल सन्नाटे में, सभी वहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस छा जाती है। विंग को ये सुनकर तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो गुस्से में तो आ ही जाता है कि लैंजन इस लहजे में उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो विंग सभी की तरफ देखकर फिर लैंजन को बोलता है, लैंजन तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता और तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे बारे में ऐसे बोलने का, मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारा। फिर लैंजन थोड़ी धीरे आवाज़ में विंग की ओर देखते हुए बोलता है, तो बना लो, तुम्हारी मर्ज़ी के बिना एक कदम भी नहीं बढ़ाऊँगा, पर सबके सामने कह रहा हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो वहाँ पे जो खड़े लोग, स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स सारे विस्परिंग करने लग जाते हैं कि ये किस तरह का ढंग है, गुस्सों में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। गुस्सों इतना रिस्पेक्टेबल और डिसिप्लिन में चलने वाला कॉलेज है और आज क्या देखना पड़ रहा है कि गुस्सों में ये सब हो रहा है, एक स्टूडेंट और एक प्रोफेसर के बीच। छी, ये सारी बातें वहाँ पर विस्परिंग हो रही थी और विंग कुछ बोल ही नहीं पा रहा था उनके सामने में, क्योंकि वो बिल्कुल खामोश था। उसके होठ बोलना चाह रहे थे लेकिन उसके पास कोई शब्द नहीं थे बोलने को। लैंजन विंग को बोलने के लिए जो भी अपने मुंह से शब्द निकाल रहा था वो विंग को बिल्कुल फील हो रहा था और वो सोच भी रहा था कि ऐसा उसके लिए किसी ने आज तक नहीं बोला। तो विंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। फिर विंग थरथराती आवाज़ में बोलता है, तुम सबके सामने ये कह रहे हो, पर जब कोई और मुझे हर्ट करे तो मुझे सेव नहीं कर पाओगे। तुम भी किसी दिन मुझे छोड़कर चले जाओगे जैसे तुम्हारे भाई ने किया। फिर लैंजन विंग के करीब आकर बोलता है, मैं तुम्हें मोहब्बत करता हूँ, कोई सौदा नहीं करता, और अगर मैं भी तुम्हें हर्ट करूँ तो खुद को ख़त्म कर दूँगा। तो वहाँ पर खड़ा एक एल्डर प्रोफेसर बोलता है, विंग ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये वांग जी तो हमेशा का ऐसा ही है, वो ऐसे ही कुछ भी बोल देता है, लेकिन तुम्हें ये सब तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। तो सारे ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। विंग की आंखों से तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे, वो रोते रोते वहाँ पर बेहोश हो जाता है और वांग जी वहीं पर खड़ा था विंग के साथ। तो वांग जी उसे उठाकर उसके रूम में छोड़ देता है। वांग जी को ये पता था कि उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था, इसकी वजह से वो बेहोश हो गया, तो उसे आराम की ज़रूरत थी। तो लैंजन विंग के रूम में उसे विंग को लाकर सुला देता है और वो खुद वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं आधी रात, मून आया हुआ था और विंग अकेला बैठा, रोब ढीली थी उसकी, बाल बिखरे हुए, हाथ में शराब थी, उसका चेहरा लाल, नाराज़गी से नहीं बल्कि छुपे हुए आंसुओं से थी, क्योंकि वो बहुत दुख में था और वह वो सब वही झेल रहा था जिसे वह भुलाना चाह रहा था। 3 महीने पहले जो बात हुई थी वही अब हो रही है और वो कुछ संभाल नहीं पा रहा। उसके हाथों में वो सिचुएशन निकलती जा रही है और वो कुछ नहीं कर पा रहा। अपने आप को बेसहारा मान रहा था कि वो क्या करे, लैंजन को कैसे समझाए कि वो उसके साथ ऐसा ना करे, उसकी वजह से वो कितनी तकलीफ़ में है। फिर विंग खुद से बोलता है, मुझे उसकी आंखों से डर लगता है, क्योंकि वो आंखें मुझसे वो सब कह देती है जो मैं सुनना नहीं चाहता। पता नहीं लैंजन ऐसा क्यों है, वो क्या चाहता है मुझसे और मुझे इतना दर्द देकर उसे क्या मिलता है। उसे पता होना चाहिए कि मुझे ये सारी बातों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मैं 3 महीने पहले ही इस दर्द से गुज़र चुका हूँ और मैं वापस से नहीं गुज़रना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मुझे लोग इतनी हेट की नज़र से देखें। मैं नहीं चाहता कि मैं लोगों की नज़रों से गिर जाऊँ। तभी लैंजन वहाँ आ जाता है, तो धीरे से उसके पास बैठता है बिना कुछ बोले। फिर थोड़ी देर बाद लैंजन विंग के हाथों से शराब का कटोरा लेता है और फेंक देता है। फिर लैंजन धीरे से विंग को बोलता है, तुम रोज़ खुद को मारते हो अंदर से, और मैं रोज़ चाहता हूँ तुम्हें छू लूँ, किस कर लूँ, पर तुम रोकते हो।
जो भी तुम्हारे अंदर दर्द छुपा हुआ है मैं उसे बाहर निकालना चाहता हूँ। तुम्हें हल्का फील कराना चाहता हूँ वीइंग। मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ और तुम्हें प्यार कराना सिखाना चाहता हूँ। फिर वीइंग नशे की हालत में बोलता है, क्योंकि मुझे डर लगता है प्यार से ज़्यादा छोड़ दिए जाने का, और मैं ये अकेलापन पहले सह चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं इस अकेलेपन से बाहर निकल पाऊँगा। फिर लैंजन बिना कुछ बोले वीइंग के और करीब आ जाता है। हाथ से वीइंग की गर्दन छूता है, धीरे से कांपते हुए। फिर लैंजन वीइंग की पलकों पर किस करता है। ये किस एकदम स्ट्रेस को उतार देने वाली थी। वीइंग को बहुत अच्छा लगता है इससे। फिर लैंजन वीइंग से कहता है, मैं तुमसे कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं लूँगा, पर अगर तुम मुझे अभी भी रोकना चाहो तो बोल दो, वरना मैं तुम्हें किस कर लूँगा। एक लंबी साइलेंस के बाद और फिर वीइंग की पलकें हल्की सी बंद हो जाती है। इस मोमेंट में लैंजन अपने आप को बिल्कुल नहीं रोक पाता और फिर लैंजन झुकता है और उससे किस कर लेता है। पहले तो धीरे धीरे किस चलती है, लेकिन बाद में किस गहरी हो जाती है। वीइंग को इस किस से ऐसा फील हो रहा था कि जैसे हर टूटी हुई चीज़ को जोड़ रहा हो, जैसे हर बीती तकलीफ़ को मिटा रहा हो। लिप्स से लिप टकराते हैं नरमी से, सॉफ्टली, और फिर दोनों मैडली किस करने लगते हैं एक दूसरे को। वीइंग का हाथ अनजाने से लैंजन की गर्दन पर आ जाता है और वो दोनों किस करते रहते हैं। बहुत देर बाद किस ख़त्म होती है तो वीइंग कांप रहा होता है। लैंजन उसके बालों में हाथ फेरता है। फिर लैंजन वीइंग को धीरे से बोलता है, अब भी यकीन नहीं होता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ वीइंग। फिर वीइंग तो नशे की हालत में था ही। फिर वो धीरे से बोलता है अपनी आंखों को झुकाकर, फील मुझे होता है, मैं फ़ील करना चाहता हूँ, लेकिन कोई बात है जो मुझे रोक रही है, अंदर ही अंदर खाए जा रही है। फिर लैंजन वीइंग को हग करके कहता है, ये जो तुम्हारे मन में बात है मैं बिल्कुल भी नहीं रहने दूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें इतना प्यार करूँगा, इतना प्यार दूँगा कि जो तुम्हारे मन में ये बात रखी हुई है वो तुम भूल जाओगे। बस मुझे एक बार अपना लो वीइंग, बस तुम कह के तो देखो कि मैं तुम्हारा हूँ। फिर तो ये गुसु एकेडमी क्या, मैं सारी दुनिया से लड़ जाऊँगा तुम्हारे लिए। उस रात के लिए वीइंग और वांगजी एक दूसरे के हो जाते हैं। उन दोनों में ऐसी बॉन्डिंग बन जाती है जो बॉन्डिंग हस्बैंड एंड वाइफ के बीच होती है। वो दोनों एक दूसरे को फील करते हैं। ये सही बात है। अगर आपको कोई समझने वाला मिले तो आप अपने दुख दर्द उससे बांट लेते हो। सारे दुख दर्द जो भी आपने सहे हैं उसे आप सारे कह देते हो बिना कुछ, और वो भी सुन लेता है बिना कुछ शिकायत के। वो दोनों वहीं सो जाते हैं एक दूसरे की बाहों में। फिर सुबह होती है। सुबह होने के बाद लैंजन को पहले जाग आती है। फिर वो उठ जाता है। फिर उठने के बाद बाहर चला जाता है। फिर वीइंग सोता रहता है, क्योंकि वीइंग तो बहुत ज़्यादा थक गया था उस रात, क्योंकि उसने बहुत शराब भी पी रखी थी और उनके बीच में वो सब भी हुआ था, इसलिए वो थक गया था, तो वो लेट तक सो रहा था। फिर लैंजन अपनी गुसु एकेडमी चला जाता है रेडी होकर। बहुत देर तक वीइंग सोता ही रहता है। फिर वो उठता है। उठने के बाद वो अपना सर पकड़ता है और कहता है, मैं कहाँ हूँ, मुझे यहाँ कौन लाया। और वीइंग को वो रात वाली बात अभी याद नहीं थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे लैंजन यहाँ लेकर आया है। तो वीइंग रात वाली बात भूल चुका था कि उनके बीच में क्या बॉन्डिंग बनी है। तो वीइंग कहता, व्हाटएवर, कल रात ज़्यादा ही हो गई थी, तो मैं नींबू पानी पीता हूँ और फिर गुसु एकेडमी जाता हूँ। ऑलरेडी मैं लेट बहुत हो चुका हूँ। तो वीइंग जल्दी जल्दी से रेडी होता है। वो अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं करता, और जैसे ही वो रेडी होता है तो वो गुसु एकेडमी के लिए निकल जाता है। तो वीइंग गुसु एकेडमी पहुंच जाता है। तो वहाँ पर सभी स्टूडेंट वीइंग को गुड मॉर्निंग विश करते हैं और वीइंग की तरफ देखते हैं, और वीइंग को लगता है मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, मैं आज अलग लग रहा हूँ क्या। फिर वीइंग सोचता, छोड़ो कुछ नहीं, ऐसे ही बस। वीइंग अपनी क्लास लेने जाने ही लगता है, तभी वहाँ पर लैंसेजन उसके आगे खड़ा होता है वीइंग के। तो वीइंग लैंसेजन को देखता है और लैंसेजन वीइंग को देखता है। तो वीइंग दोनों एक दूसरे को देखकर वहीं खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वीइंग के मन में तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन थी लैंसेजन की, क्योंकि लैंसेजन ने वीइंग को धोखा दिया था। अगर उसे और से शादी करनी ही थी तो उसने हाँ क्यों की। बस यही वीइंग के लिए बहुत ज़्यादा गुस्से वाली बात बन गई थी। तो जैसे ही वीइंग लैंसेजन को देखता है तो उसे वो सारी बातें याद आने लगती है जिस दिन उसने उस शादी वाले दिन सहन की थी।
और वो बात वीइंग अब तक नहीं भुला पाया। तो वीइंग वहीं खड़ा रहता है, उसकी आँखों में उसकी आँख लाल हो जाती है लैन सिचन को देखकर। लैन सिचन भी वीइंग से माफ़ी मांगना चाहता था इस बात के लिए, क्योंकि वो भी बहुत गिल्टी फील कर रहा था वीइंग को इस तरह से इस हालत में वहाँ छोड़कर। इसलिए लैन सिचन थोड़ा आगे आता है, लेकिन वीइंग अपना फेस साइड कर लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तो लैन सिचन वीइंग को आवाज़ देता है, वीइंग रुको। तो लैन सिचन वीइंग के पास जाता है और कहता है, मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो वीइंग कहता है, ऑलरेडी तुम बहुत टाइम ले चुके हो। वो अकेलेपन का एहसास मैं अभी तक भूला नहीं। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे ये सब सहना पड़ेगा। वीइंग बोलने की हालत में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो इंसिडेंट याद करके अभी तक कांप रहा था। तो लैन सिचन कहता है, वीइंग मैं उस बात के लिए शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो। तो वीइंग लैन सिचन की ओर देखकर बोलता है, इतना आसान है तुम्हारे लिए कहना। तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि तुम्हें माफ़ कर दो। मैंने इन 3 महीनों में क्या क्या सहा है ये मुझे ही पता है। तुम तो जानते भी नहीं हो कि मैं किस सिचुएशन से गुजरा हूँ, और तुमने आसानी से बोल दिया कि तुझे माफ़ कर दूँ। नहीं, अगर तुम्हें कोई और पसंद था तो तुम बता देते, मुझसे पहले बात कर सकते थे ना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और हाँ, अगर मैं तुम्हें माफ़ भी कर दूँ तो मैं वो सब नहीं भूल पाऊँगा। क्या तुम गारंटी लेते हो कि मैं तुम्हें माफ़ करने के बाद मैं ये सब भूल जाऊँगा? और क्या तुम मेरा ये जो दर्द मेरे साथ है वो तुम ले पाओगे? तो लैन सिचन अपनी गर्दन नीची कर लेता है और कुछ नहीं बोलता। तो वीइंग कहता है, हो गई ना चुप, नहीं है ना तुम्हारे पास इसका जवाब? तो प्लीज़ आगे से मेरा रास्ता ऐसे मत रोकना, आगे से ध्यान रखना। वीइंग वहाँ से जाने ही लगता है तो लैनजन वहाँ पर आकर वीइंग को हग कर लेता है, एक चीक पर किस कर लेता है। लैनजन को नहीं पता था कि लैन सिचन उधर खड़ा है, क्योंकि वीइंग ही दिख रहा था। लैन सिचन के आगे एक दीवार आ गई थी, इसीलिए वांग जी नहीं देख पाया कि लैन सिचन उधर खड़ा है। तो लैनजन जल्दी से आता है और वीइंग को किस कर लेता है, क्योंकि लैनजन को लगा था कि उस रात के बाद वीइंग उसके लिए मतलब उसने उसे अपना लिया है, इसलिए वो इस तरह का बिहेव करता है। और कहता है, लैनजन कहता है वीइंग से, कैसे हो जान? लेकिन वीइंग तो ऑलरेडी गुस्सा आया हुआ था और वो लैन सिचन से ऑलरेडी इतना इरिटेट था। तो वीइंग वांग जी को एकदम धक्का देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वीइंग के धक्का देने से वांग जी थोड़ा दूर होकर खड़ा हो जाता है और वो गिरने ही लग जाता है, लेकिन धीरे वो संभल जाता है वांग जी खुद से ही। फिर वीइंग को गुस्सा आया हुआ था तो वीइंग बोलता है, तुम एक बेशर्म ज़िद्दी लड़के हो, तुम्हें कितना ही बोल दो लेकिन तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आता। पता नहीं मैंने तुम्हारा और तुम्हारे भाई का क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे इस तरह से पीछे पड़ गए हो। तुम दोनों मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? मुझे ये ज़िंदगी जीने दो, जिस तरह से मैं जी रहा हूँ अकेला ठीक हूँ। वीइंग ये बात चिल्ला के कहता है। वांग जी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वीइंग ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है उसके साथ, क्योंकि उसको नहीं पता था कि वीइंग को कुछ भी याद नहीं है वो रात वाला इंसिडेंट। उसने तो यही सोचा था कि वीइंग बदल गया है उसके लिए, उसने उसको अपना लिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो वांग जी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, वो सिर्फ वीइंग की सुने जा रहा था और लैन सिचन भी वहीं खड़ा था, वो भी कुछ नहीं बोले जा रहा था, सिर्फ वीइंग की सुने जा रहा था। और वीइंग गुस्से में कुछ भी बोल रहा था दोनों भाइयों को। फिर वीइंग गुस्से में बोलता है, 3 महीने पहले लैन सिचन ने मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट किया कि मैं अब तक नहीं भूल पाया हूँ। उससे ऊपर उठने के लिए मैं इधर गुसू अकेडमी में आया, प्रोफेसर बना, लेकिन यहाँ पर तुम आ गई लैनजन। तुम्हारी वजह से मैं कुछ नहीं भूल पाया और तुमने मुझे इस अकेडमी में इतना नीचा दिखाया कि जितना तो मुझे लैन सिचन ने भी बुरा नहीं फील कराया होगा। तुम तो अपने भाई से भी बढ़कर हो। हाँ, तुम दोनों कामयाब हुए मुझे बर्बाद करने में। पता नहीं मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो वीइंग ये बात चिल्लाकर बोलता है, तुम दोनों मेरी लाइफ से चले क्यों नहीं जाते? तभी मुझे चैन की सांस आए। और वांग जी, तुम तो एक बेशर्म लड़के हो, तुम्हें तो सिर्फ मेरी बॉडी चाहिए और कुछ नहीं। तुम्हें फील, जज्बात, इनमें कुछ नहीं पता। ये जो तुम प्यार प्यार करते फिरते हो ना मेरे लिए, तो मैं समझता हूँ तुम्हारा प्यार क्या है। तुम एक हवस से भरे हुए लड़के हो और कुछ नहीं। वीइंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ये बात वांग जी को बहुत ज़्यादा लगती है। वो इस बात से बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। फिर
वांग जी पहली बार उस दिन उसकी आंखों से आंसू गिरे थे विंग की इस बात को सुनकर। इस बात के बाद वांग जी कुछ बोल ही नहीं पाया, वो कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया विंग को कि पिछली रात उनके बीच क्या हुआ, क्या क्या बातें हुई और एक ऐसी बॉन्डिंग बन गई थी वो कभी नहीं टूट सकती। लेकिन वांग जी लैन जैन ये विंग को बिल्कुल भी समझा नहीं पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वांग जी की आंखों से तो आंसू गिर ही रहे थे, वो एकदम कांप गया था इस बात से। तो वांग जी सिर्फ विंग से एक बात पूछता है, विंग क्या मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो तुम ठीक रह पाओगे? ये बात बोली। तो विंग कहता, हाँ तुम मेरी लाइफ से प्लीज़ चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे आसपास रहो, और तुम नहीं जाओगे तो मैं ये एकेडमी आज से ही छोड़ रहा हूँ और इस एकेडमी में भूल के भी नहीं आऊँगा। तो विंग इतनी सारी बातें सुनाकर लैन सिचन और वांग जी को वहाँ छोड़कर चला जाता है। लेकिन वांग जी वहीं खड़ा था हक्का बक्का, एकदम उसे इतनी वो बात हर्ट हुई कि उसे वो उसकी बॉडी चाहिए, वो उससे प्यार नहीं करता, तो वो कुछ कह ही नहीं पाया, वो वहाँ पर बैठ जाता है। तो लैन सिचन पहली देखता है कि पहली बार लैन जैन ऐसे बिल्कुल खुद को बेसहारा फील कर रहा होता है। तो लैन सिचन वांग जी को संभालते हुए कहता है, लैन जैन क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों हो गए? तुम्हें तो कोई बात हर्ट नहीं करती, तुम तो किसी का भी गुस्सा नहीं सहन करते, लेकिन विंग तुम्हें इतनी सारी बातें कह गया और तुम कुछ बोल ही नहीं पाई। वांग जी की आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। फिर लैन सिचन कहता है, और ये क्या तुम रो रहे हो? इतने बड़े हो गए मैंने तुम्हें कभी रोते हुए नहीं देखा, आखिर बात क्या है लैन जैन, मुझे बताओ। विंग ने तुम्हें इतना कुछ सुनाया इसलिए तुम ऐसे हो गए? तो लैन जैन फिर कहता है, नहीं भाई, मैं विंग से प्यार करने लगा था तब से ही, जब से आपने उन्हें छोड़ा था उस वेडिंग वाले दिन। और विंग के बारे में मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहा था कि मैं उसकी बॉडी चाहता हूँ, मैं उसके साथ सोना चाहता हूँ। नहीं, मैं उसे सच में प्यार करता हूँ। लेकिन ये बात मैं विंग को नहीं एक्सप्लेन कर पाया और ना ही कर पाऊँगा। मुझे लगता है कि मैंने विंग को बहुत सताया है, बहुत उसे हर्ट किया है, इसलिए शायद उसने आज मुझे इतना कुछ कहा। मैं उससे दूर चला जाऊँगा भाई, मैं उसे और हर्ट नहीं करूँगा। फिर लैन सिचन कहता है, तुम जाओगे कहाँ आखिर? तुम्हारे पास तुम अभी तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। इस बात से लैन जैन कुछ नहीं बोलता। फिर लैन सिचन कहता है, तुम कहो तो मैं विंग से बात करूँ तुम्हारी? तो वांग जी लैन सिचन को रोक लेता है, नहीं भाई, हम दोनों ने जितना सताना था विंग को उतना सता लिया, अब उसे उसकी ज़िंदगी जीने दे दो। मैं नहीं चाहता कि विंग और सहे। फिर हम देखते हैं विंग तो जहाँ वो रहा करता था उस रूम में भी नहीं जाता, वो गुस्सू अकेडमी छोड़ चुका था, वो गुस्सू अकेडमी के बाहर कहीं दूसरे होटल में चला जाता है रहने के लिए। और लैन जैन भी गुस्सू अकेडमी से बाहर चला जाता है। लैन जैन कहाँ गया, किसके साथ रहता है, ये किसी को नहीं पता। अब हम देखते हैं विंग को। विंग अपने होटल वाले रूम में स्पीकर उसने लगा रखे थे और वो डांस कर रहा था और साथ साथ में काम भी कर रहा था, घर के खाना बना रहा था अपने लिए और साथ साथ में डांस कर रहा था। विंग को होटल में आए हुए 2 महीने हो चुके थे। विंग ने इतना लाउड म्यूज़िक चला रखा था क्योंकि उसके दिमाग में और कुछ नहीं आया, सिर्फ म्यूज़िक ही सुनाई दे। तो विंग काम करते करते साथ में डांस करते तो वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तब होटल की रूम सर्विस होती है वो वहाँ आती है, तो विंग को देखती है कि विंग बेहोश फर्श पे पड़ा हुआ था, तो वो जल्दी से विंग को बेड पर लेटाती है और डॉक्टर को कॉल करती है। फिर डॉक्टर आता है तो विंग का चेकअप करता है और विंग तब तक होश में आ चुका होता है। तो विंग डॉक्टर से कहता है, मुझे माफ़ करना डॉक्टर, आपको मेरे बेहोश होने की वजह से यहाँ आना पड़ा, ये तो नॉर्मल सी बात है, मैं वैसे काम करते करते थक गया होगा और मैंने कुछ खाया भी नहीं था इसलिए मैं बेहोश हो गया था। तो डॉक्टर कहता है, नहीं, आप इस वजह से बेहोश नहीं हुए थे, वजह कुछ और है। तो विंग हैरानी से फिर बेड से उठता है और कहता है, क्या क्या बात है डॉक्टर, कुछ सीरियस है क्या? तो डॉक्टर कहता है, क्या आप ओमेगा हो? तो विंग कहता है, ये ओमेगा क्या होता है, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। तो डॉक्टर कहता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, एक ओमेगा प्रेग्नेंट हो सकता है।
तो विंग हैरान, बहुत ज़्यादा हैरान होता और कहता है क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसे कैसे मैं प्रेग्नेंट हो गया। तो डॉक्टर कहता है ऑब्वियस सी बात है, आपके पार्टनर ने आपको प्रेग्नेंट किया होगा, ये तो खुशी की बात होनी चाहिए। अगर आपका कोई पार्टनर है तो आप उसे बताइए। तो विंग सोच में पड़ जाता है और कुछ नहीं कहता। फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और विंग सोचता रहता है ऐसे कैसे हो सकता है, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ, मैंने तो किसी के साथ रिलेशन में नहीं आया हूँ, और वैसे भी मेरी तो उसी दिन शादी टूट गई थी और लैंड सिचन भी नहीं था। और फिर थोड़ी देर बाद सोचने के बाद विंग सोचता है लैंजन, क्या लैंजन हो सकता है। फिर विंग कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं तो उसे पास भी नहीं आने देता था, उसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो विंग अपना सिर पकड़ता है और बालों को नोचता और कहता है क्या क्या करूँ, क्या कर दिया विंग तूने, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ, मेरा तो कोई पार्टनर भी नहीं है, ओह ओ गॉड अब मैं क्या करूँ। तो विंग गॉड से बात करता है और कहता है क्या पूरी दुनिया में आपको मैं ही मिला, प्लीज़ गॉड मुझसे एंटरटेन होना बंद कीजिए, मैं थक चुका हूँ। फिर विंग वापस से बेड पर लेट जाता है और वही सब सोचने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ और कब किसने उसे प्रेग्नेंट कर दिया, और प्रेग्नेंट तो हो गया और उसे पता भी नहीं है कि वो किससे प्रेग्नेंट है। कमाल की बात है, ये सब वही सोच रहा था विंग फिर उठता है, अपने लिए खाना बनाता है और खाता है। फिर मतलब विंग सोच में पड़ा हुआ था कि वो किसकी वजह से प्रेग्नेंट है। तो विंग ऐसे सोचते सोचते उसने 2 दिन बिता दिए थे। फिर वो एकदम से उससे ब्लिंक होता है कि मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ से मुझे शक है कि यहाँ पर कुछ हो सकता है। तो विंग फिर घुसू अकेडमी जाता है, अपने रूम में जहाँ रहा करता था विंग अपने क्वार्टर के अंदर, तो वहाँ पर जाता है। क्योंकि विंग ने अपना सामान वहीं रख दिया था कुछ आधा, तो इसलिए वो लेने के लिए उधर जाता है। तो विंग रूम के अंदर एंटर करता है और देखता है कि उसका रूम बिखरा पड़ा हुआ था, क्योंकि उसने उस रूम को वैसे ही छोड़ दिया था जैसे उस रात जो इंसिडेंट हुआ था विंग और वांग जी के बीच, वैसे ही रूम वहाँ पर पड़ा हुआ था। वैसे ही बेड की कर्व जो सिलवट होती है वो वैसी की वैसी थी वहीं पर। और वांग जी रूम के थोड़ा बैल्कनी में जाता है तो वहाँ पर शराब की बोतल पड़ी हुई थी और एक गिलास पड़ा हुआ था शराब का, जो उसने उस रात पी थी। फिर विंग उस रूम के बाहर वाली एग्ज़िट वाले डोर के पास जाता है तो वहाँ पर एक रूम सर्विस थी, क्लीनर थी, जो रूम को साफ़ किया करती थी। विंग का रूम इतने दिन बंद पड़ा हुआ था तो वो उसे साफ़ नहीं कर पाई। तो वो क्लीनर विंग को देखकर कहती है कि हाय प्रोफेसर विंग, कैसे हैं आप, बड़े दिनों बाद यहाँ पर आए। तो विंग भी हेलो बोलता है उसको। तो वो कहती है आपके साथ वो स्टूडेंट नहीं आया जो आपके साथ पूरी रात रहा था, मैं आपके रूम में आने वाली थी आपके रूम का सर्विस करने, लेकिन वो जब वहाँ था तो मैं नहीं आई। तो विंग को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। तो विंग कहता है क्या, कौन सा स्टूडेंट, मैं तो किसी स्टूडेंट को यहाँ लेकर नहीं आया, तुम कौन से स्टूडेंट की बात कर रहे हो। तो वो क्लीनर कहती है वही स्टूडेंट जो आपके साथ एकेडमी में बदतमीज़ी करता है और यहाँ पर आपको प्यार करता है आप। तो विंग सोचता है ऐसा तो एक ही स्टूडेंट था और वो सिर्फ वांग जी, इसके सिवा ये कोई नहीं कर सकता मेरे साथ फ्लर्टिंग। तो वो क्लीनर कहती है अच्छा सर मैं चलती हूँ, मेरा काम हो गया, मुझे दूसरे रूम की भी सर्विस करनी है। तो विंग कहता है रुको 1 मिनट, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, आप उसी स्टूडेंट की बात कर रहे हो ना जो जिसका भाई लैन सिचन प्रोफेसर। तो वो क्लीनर कहती है हाँ मैं उसी स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, आपके रूम में वो आया था रात को और आप भी उससे बात कर रहे थे, वो भी आपसे बात कर रहा था, तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, तो मैं अंदर नहीं आई सर्विस देने के लिए रूम की, तब फिर मैं वहाँ से चली गई। तो विंग कहता है अच्छा अब तुम जा सकती हो। तो विंग अपने सिर पे हाथ लगाता है और सोचता है क्या क्या मुझे याद नहीं कि वांग जी इधर आया था और वो भी रात को। फिर विंग वापस से रूम में जाता है और वो देखता है कि उसे वो सब याद आ रहा होता है कि उस रात वांग जी ने उसके साथ क्या किया था और वो वांग जी के साथ कैसा था, उन्होंने उस रात क्या बात की थी, क्या किया था, वांग जी ने उसे किस किया और वो हटा नहीं, ये सब उसे धीरे धीरे याद आ रहा था, वो सारी चीज़ें देखकर जो उस रात वैसे ही बिखरी पड़ी थी। और यहाँ पर विंग को पता चल गया था कि उसके प्रेग्नेंट होने का कारण और कोई नहीं वांग जी है।
जो भी ज़रूरी सामान था विंग उसको लेता है और अपने रूम में जहाँ वो रहा करता था अब उस रूम में चला आता है होटल के। तो रूम सोच में था कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने उसे रोका क्यों नहीं उस रात, और मैं उसे रोक सकता था, बल्कि उसने पूछा था कि मैं उसे रोक लूँ, लेकिन मैंने नहीं रोका। तो विंग ऐसे ही पीछे वाली जो स्टोरी थी वो रिमाइंड कर रहा होता है कि वांग जी किस तरह से उसे अपनी फीलिंग बताया करता था सभी के सामने कि वो उसके साथ रहेगा, और उस रात वाली बात याद की कि उनके बीच क्या हुआ था। तभी विंग बोलता है, हाँ तभी वांग जी, जब मैं लैंस एजेंट से बात कर रहा था तभी वांग जी मेरे पास आया और मुझे हक किया और चिक पे किस किया, और उसे तो लैंस एजेंट दिख भी नहीं रहा था कि मेरे साथ लैंस एजेंट बात कर रहा है, और वो उसके आगे दीवार आ गई थी, और ये सब मैंने वहाँ सोचा ही नहीं था। मैंने ये क्या कर दिया, वांग जी को बेवजह इतना कुछ सुना दिया। और वो हग और किस वांग जी ने तब किया था जब मैं उसके साथ एक नाइट स्पेंड कर चुका था, और वो सब हमारे बीच हो चुका था। शायद ये वांग जी को नहीं पता था कि ये मुझे याद नहीं है। ओह गॉड, मैंने क्या कर दिया, लैंजन को ऐसे ही बेवजह सुना दिया, और वो भी कितना कुछ। और मैंने उससे ये कहा कि वो मेरी बॉडी चाहता है। मैंने लैंजन का गुस्सा सारा का सारा वांग जी पर उतार दिया। मुझे लैंजन से माफ़ी मांगनी चाहिए, मैंने उसका बहुत हर्ट किया है। उसने तो, उसका व्यवहार ही ऐसा था, जैसे उसको जैसा आता था बोलना उसने उस तरह से अपनी फीलिंग मुझसे जाहिर की, लेकिन मैं उसकी फीलिंग नहीं समझ पाया। मुझे उसे ढूंढना होगा, उससे माफ़ी मांगनी होगी। क्या हुआ अगर मैं उससे बड़ा हूँ, लेकिन गलती तो मैंने ही की है। वो तो अपने स्वभाव से मजबूर था, लेकिन मुझे उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझे उसे ढूंढना होगा। पहले मुझे उसे कहाँ ढूंढना चाहिए। हाँ, मैं लैंस एजेंट से बात करूँगा। चाहे मुझे उससे इरिटेटिंग होती है, लेकिन माफ़ी मांगने के लिए मुझे इतना काम करना ही होगा। अब उस वेडिंग वाली बात को लेकर मुझे अब बैठे नहीं रहना चाहिए। मुझे उससे लैंस एजेंट से पूछना चाहिए कि वांग जी कहाँ है। तो विंग जल्दी से रेडी होता है और लैंस एजेंट के पास जाता है, कॉल करता है और कहता है मुझे तुमसे मिलना है। तो लैंस एजेंट भी कहता है, क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो? ये फिर इतना कहकर विंग कॉल कट कर देता है। तो लैंस एजेंट भी सोचता है क्या हुआ, विंग मुझसे मिलना चाहता है, मुझसे वो इतना इरिटेटिंग होता है। चलो कोई ना, क्या पता उसने मुझे माफ़ कर दिया हो। तो लैंस एजेंट भी उससे मिलने के लिए कैफ़े में चला जाता है जहाँ पर विंग ने उसे बुलाया था, और लैंस एजेंट उस कैफ़े में जाकर देखता है कि विंग ऑलरेडी उससे पहले से ही विंग उसका वेट कर रहा होता है। तो विंग उसे देख लेता है लैंस एजेंट को, तो उसे पास आने के लिए कहता है जहाँ पर वो बैठा था। तो वो उसे बैठने के लिए बोलता है और कहता है कि कैसे हो लैंस एजेंट। तो लैंस एजेंट कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, और मुझसे ऐसा कौन सा काम हो गया जो तुमने मुझे कॉल किया? मैं तो हैरान हूँ, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? तो विंग कहता है, तुम्हें माफ़ करने ना करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ तो मुझे बताओ लैंजन कहाँ रहता है, कहाँ है वो? मैंने उसके बारे में जानकारी ली, लेकिन कोई उसके बारे में नहीं जानता। बस जब से मैंने उसे डांटा है वो उसके बाद किसी को मिला ही नहीं, किसी को दिखा ही नहीं। तो तुम उसके बारे में ज़रूर जानते होगे, कहाँ है वो? तो लैंस एजेंट कहता है, तुम्हें वांग जी से क्या काम है, उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो विंग कहता है, जितना तुमसे पूछूं उतना ही जवाब दो, मुझे उससे मिलना है, उससे कोई बात करनी है। तो लैंस एजेंट कहता है, मुझे नहीं पता कि लैंजन कहाँ है, वो मुझे बताकर नहीं गया, और मैंने भी अभी तक उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मुझे उसका एड्रेस कहीं नहीं पता, और मुझे यही भी नहीं पता कि वो रहता कहाँ है और वो करता क्या है। वो जब से तुम अकेडमी छोड़ के गए हो, वो भी उस अकेडमी में उसने अभी तक कदम नहीं रखे हैं। लैंजन की ये बात सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उसकी वजह से लैंजन अपने घर नहीं गया। तो विंग लैंजन से और कुछ ज़्यादा नहीं पूछता है, तो वो लैंजन को बाय बोलकर वहाँ से चला आता है। विंग लैंजन को हर जगह ढूंढता है, लेकिन लैंजन का कोई अता पता नहीं था। लेकिन विंग अपने होटल वाले रूम में अपने सोफे पे बैठा हुआ था और यही सब सोच रहा था कि लैंजन कहाँ हो सकता है, और वो अपने आप से बात कर रहा था, पता नहीं ये लड़का कहाँ चला गया, मैं उसे कहाँ ढूंढूं और कैसी हालत में होगा,
क्या खाता होगा, क्या पहनता होगा, कोई उसके बारे में कुछ नहीं जानता। और मेरी वजह से उसके साथ हालत ऐसी हो रखी है। मुझे उसे ढूंढते ढूंढते 2 वीक हो गए हैं, अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। वो किसी अदर कंट्री में तो नहीं जा सकता क्योंकि वो अभी स्टूडेंट था, उसका तो वीज़ा भी नहीं बना है। तो अदर कंट्री में कैसे जा सकता है? या तो वो इस सिटी में है या फिर दूसरी सिटी में। उसे ढूंढना होगा विंग। तो विंग छोटे बच्चों को एक स्कूल में पढ़ाया करता था। तो विंग रेडी होकर उस स्कूल में जाता है। तो रोज़ की तरह वो बच्चों को पढ़ाता है, उनके साथ खेलता भी है। तो विंग को थोड़ी वीकनेस लग रही थी, तो वो पास ही के पार्क में वहाँ पर चला जाता है। वो थोड़ी देर बैठा रहता है, बच्चों को खेलते हुए देखता रहता है। विंग के थोड़ा दूर बच्चे खेल रहे होते हैं, विंग उन्हीं को देखता है। तो बच्चे इधर उधर भाग रहे थे, तो एक बच्चा गिर जाता है और वो रोने लगता है, उसे चोट लगती है। तो विंग जैसे ही उठता है, जाने लगता है, तो वहाँ पर एक आदमी आता है। उस आदमी ने ब्लैक कैप में रखी थी और उसी के साथ ब्लैक गेटअप था। उसने फेस पर मास्क लगाया हुआ था। उस आदमी की सिर्फ आंखें दिख रही थी। तो विंग मतलब अपनी चेयर पर खड़ा, जहाँ पे वो बैठा था वहाँ पर खड़ा हो जाता है। उस आदमी को देखता रहता है कि वो कैसे उस बच्चे को ट्रीट कर रहा है। उसे उठाता है, उसके कपड़े साफ़ करता है और उसे एक चॉकलेट देता है। तो वो बच्चा उससे बहुत खुश होता है, उस आदमी से। तो उसे हग करके और एक गाल पर किस करता है। तो विंग ये देखकर बहुत खुश हो रहा था कि वो आदमी उस बच्चे को कितने अच्छे से ट्रीट कर रहा है। और वो बच्चा गिरने की वजह से, उसे चोट लगने की वजह से वो रोने लगा था, लेकिन उस आदमी ने उस सिचुएशन को इस अच्छी तरह से संभाला कि शायद कोई संभाल सकता था। और वो बच्चा हंसने लगा उसकी चोट लगने के बावजूद भी। तो उसने उसे चॉकलेट तो दी थी। वो बच्चा वहाँ से चला जाता है और वो जो आदमी है वो अपने घुटनों पे बैठा हुआ था उस बच्चे को संभालने के लिए। तो वो खड़ा होकर एकदम विंग की तरफ टर्न करता है। तो विंग उस आदमी को देखता है और वो आदमी भी विंग को देखता है। तो थोड़ी देर के लिए विंग और वो आदमी की आई कांटेक्ट होती है। तो वो विंग को देखकर वहाँ से चला जाता है। तो विंग सोच में था कि मैंने ऐसे क्यों लगता है कि मैंने इन आँखों को कहीं देखा है। तो विंग उस आदमी के पीछे जाता है। तो वो आदमी जल्दी जल्दी से जाता था। विंग वैसे भी थोड़ा कमज़ोर फील कर रहा था, तो वो थोड़ा धीरे चलता है। विंग जैसे ही तेज़ चलने लगता है तो उससे कोई एक औरत टकरा जाती है और विंग उससे माफ़ी मांगता है। और जैसे ही विंग टर्न होता है, उस आदमी को देखता है, तो वो आदमी वहाँ पर नहीं था, वो उसे नहीं दिखाई दे रहा था। फिर विंग दौड़ा दौड़ा उस रास्ते जहाँ जाता है जहाँ पर वो आदमी गया था, लेकिन वो कहीं नहीं था। धूप बहुत ज़्यादा थी और वैसे भी विंग को वीकनेस फील हो रही थी। तो विंग अपने आप से बात करता है, ओ गॉड, आज धूप है ही या मुझे ही ज़्यादा लग रही है। तो विंग अपने सर पर हाथ रखता है और अपनी आंखों को बंद करता है। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, शायद प्रेगनेंसी की वजह से मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। मुझे अब जाना चाहिए। मैं एक जगह बैठ जाता हूँ और थोड़ी देर आराम करता हूँ, शायद मैं ठीक हो जाऊँ। तो विंग वहाँ पर वापस जाने लगता है। तो विंग को चक्कर आने लगता है और विंग गिरने ही वाला था, तभी एक आदमी आता है और उसे संभाल लेता है। और वो आदमी वही था जिसके पीछे विंग यहाँ तक आया था। विंग और वो आदमी आर शेप में थे। उस आदमी ने विंग को संभाला हुआ था और विंग भी उसकी तरफ देख रहा था, सिर्फ उस आंखों की तरफ। कुछ देर देखने के बाद विंग ने अपने हाथों से उसका मास्क हटा दिया। तो विंग देखता है कि वो आदमी और कोई नहीं, लैनजैन था। तो विंग कहता है, लैनजैन मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, लेकिन तुम मुझे मिले नहीं। फिर लैनजैन विंग को उठाता है और एक चेयर पर बिठाता है और उसे पानी पीने के लिए देता है। विंग भी पानी पी लेता है। लैनजैन ने अभी तक विंग को कुछ नहीं बोला था। जैसे ही विंग थोड़ा बेटर फील करने लगता है तो वांगजी वहाँ से जाने लगता है। विंग जल्दी से वांगजी का हाथ पकड़ता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो वांगजी, अभी रुको। फिर वांगजी टर्न करता है और विंग को देखता है और कहता है, मैं नहीं चाहता विंग कि तुम मुझसे इनसिक्योर फील करो, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं रुकूंगा। मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तुम भी अपना ख्याल रखना। तो विंग कहता है, नहीं वांगजी रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें इतना ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम कहीं मिले ही नहीं। फिर लैनजैन कहता है, तुमने मुझे ढूंढने की क्यों कोशिश की? तुम्हें तो पता है मैं एक ज़िद्दी हवसी लड़का हूँ। मुझे किसी के शरीर से प्यार होता है, किसी के दिल से नहीं। तुम तो मेरे बारे में ऐसा ही जानते हो।
इस बात पे वेइंग कुछ नहीं बोलता। वांग जी वेइंग से अपना हाथ छुड़ाता है और वहाँ से जाने ही लगता है। थोड़ी दूर जाता है तो वेइंग वांग जी को आवाज़ लगाता है और कहता है, रुको वांग जी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांग जी टर्न करता है, वेइंग की तरफ देखता है और कहता है, वेइंग, अब बात करने को रह भी क्या गया है। तुम खुश रहो तुम्हारी लाइफ में। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी लाइफ में कोई और भी दुख आए। ऑलरेडी तुम बहुत ज़्यादा सह चुके हो और मैं तो एक परेशानी हूँ तुम्हारे लिए। तो वेइंग कहता है, लेंजन, मुझे तुम्हें कुछ क्लियर करना है। लेंजन सोचने लगता है कि वेइंग को क्या क्लियर करना है। तो फिर थोड़ी देर सोचने के बाद लेंजन कहता है, हाँ बोलो वेइंग, तुम्हें क्या क्लियर करना है, मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। तो वेइंग कहता है, मुझे उस रात वाला इंसिडेंट याद आ गया जिस रात तुम मेरे कमरे में आए थे और हमारे बीच क्या हुआ था। तो लेंजन हैरान होता और कहता है, क्या याद आ गया, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तो वेइंग कहता है कि हाँ लेंजन, मुझे याद आ गया। मुझे याद नहीं था पहले कि तुम मेरे रूम में आए थे और मेरे उस रात हमदर्द बने थे। वो सब मैं भूल गया था सुबह होते ही, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, इसलिए मुझे वो सब याद नहीं था और ना ही मैं याद कर पाया। उस रात की अगली सुबह जब मैं एकेडमी आया था और मैं लैंस सिचन से कुछ बात कर रहा था और लैंस सिचन तब मुझे दिखा, तब मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हुई। मैं उससे इरिटेट हो गया क्योंकि उसने मुझे वेडिंग के दिन छोड़ा था और तुम वहाँ आकर मुझे हग करने लगे। इससे मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। सारा गुस्सा, लैंस सिचन का भी गुस्सा तुम पर उतर गया। मैं जान गया था कि लैंस सिचन तुम्हें नहीं दिखा कि मैं उससे बात कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें वहाँ पर बोलने का भी मौका नहीं दिया और इतना कुछ सुना दिया। इस बात के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तुमने उस रात मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी और मैंने मना भी नहीं किया था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं लेंजन। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? लेंजन चुपचाप वेइंग की सारी बात सुनता है। फिर लेंजन कहता है, वेइंग, मैंने तो तुम्हें कोई बात का दोष नहीं दिया। मैं नहीं मानता कि तुमने कुछ गलत किया। उस दिन तुमने जो भी कहा वो सही कहा, लेकिन एक बात को छोड़कर, ये बात कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं हवसी नहीं हूँ तुम्हारे लिए। मैंने किसी के लिए ऐसा फ़ील नहीं किया जैसा मैं तुम्हारे लिए फ़ील करता हूँ। जब तूने मुझे ये बात बोली कि मैं तुम्हारी बॉडी चाहता हूँ, तुम्हें नहीं चाहता, तो मुझे ये बात बहुत हर्ट हुई। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें ये सब एक्सेप्ट नहीं है, इसलिए मैं तुमसे दूर रहता हूँ। और मैंने हमेशा से यही चाहा है कि तुम खुश रहो। तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, लेकिन मेरे लिए तुम किसी भी बात में गलत नहीं हो। तुम ये सोचकर रिग्रेट मत करना कि मुझे तुम्हारी बात का बुरा लगा होगा। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात का बुरा नहीं लगता। पर अब सिचुएशन कुछ अलग है। तुम अकेले रहना चाहते हो, अकेले में खुश हो तो रहो। मैं तुम्हारे आगे नहीं आऊँगा, ना तुम्हारी खुशियों का नज़र लगाऊँगा। आज के बाद मैं तुम्हें दिखूँगा भी नहीं। ये बोलकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वेइंग बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाता है और कहता है, क्या तुम हम दोनों को छोड़कर चले जाओगे? वांग जी ये बात सुनता है और हैरान में पड़ जाता है कि दोनों को मतलब। फिर वेइंग की तरफ देखता है और कहता है, दोनों मतलब मैं समझा नहीं। तब वेइंग वांग जी के पास जाकर कहता है, मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाला हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये बात सुनकर वांग जी का एक अलग ही रिएक्शन था। उसे पता नहीं था कि वो क्या रिएक्ट करे, खुश हो या वो इस बात की टेंशन करे। हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे भी इस बात का पता 2 वीक पहले चला और मैं तब वहाँ गुसू अकेडमी जहाँ रहा करता था वहाँ पर गया। जब मैंने अपना बिखरा हुआ रूम देखा तब मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे पास थे उस रात, और वो सब याद आ गया जो मैं भूला हुआ था कि हमारे बीच क्या हुआ है। तो वेइंग वांग जी को हग करता है, लेकिन वांग जी ने वेइंग को हग नहीं किया हुआ था। वो सिर्फ सोच में पड़ा हुआ था कि वो बिना प्लानिंग के पेरेंट बनने वाला था, तो उसे सोच तो होगा ही ऑब्वियसली। तो वेइंग कहता है, चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, जहाँ मैं होटल में रहता हूँ वहाँ पे चलो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो वांग जी बेचारा चुपचाप वेइंग के पीछे पीछे चल देता है। वो वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर वेइंग रहा करता है, होटल के रूम में। तो
वेइंग पूछता है, वेइंग को थोड़ा अलग सा लगता है कि वांग जी चुप सा क्यों है। फिर वेइंग पूछ ही देता है लास्ट में। तो वेइंग कहता है, आई नो वांग जी, मुझे पता है तुम्हें बहुत टेंशन हुई होगी। मैंने तुम्हें ये बात बोली कि मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाला हूँ। पहली बार मैंने ये जब सुना मुझे भी बहुत वियर्ड लगी थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब यही है। तो लैंजन कहता है, तुम इस बेबी को होल्ड कैसे कर सकते हो जबकि ये मेरा बच्चा है और मैं तो तुम्हें किसी भी सिचुएशन में पसंद नहीं हूँ, किसी भी हालत में पसंद नहीं हूँ। तो वांग जी की ये बात सुनता है लेकिन बोलता कुछ नहीं। फिर वांग जी बोलता है, तुम्हें तो यही लगता है ना हमेशा से कि मैं तुम्हें नहीं चाहता, तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तो तुम्हारे जिस्म का भूखा हूँ। तुम्हें तो यही लगता है तो तुम मेरे साथ कैसे रह सकते हो, और मेरे बच्चे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। तो तुम चाहो तो इस बच्चे को अबॉर्ट कर सकते हो, तो तुम्हारा मुझसे कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। अगर तुम इस बच्चे की वजह से मुझसे अच्छे से बिहेव कर रहे हो तो तुम्हें ये बिहेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा अबॉर्शन मैं करवा सकता हूँ। तो वेइंग लैंजन की ये सारी बात सुनता है। फिर वेइंग लैंजन के पास आता है और पास आकर लैंजन का हाथ पकड़ता है और कहता है, अब तुम मेरी सुनो, तुमने बहुत बोल दिया। वेडिंग वाले दिन के बाद मैं डरता था कि मैं हमेशा अकेला रहूँगा। अगर मैं किसी के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश की तो मैं हमेशा अकेला रह जाऊँगा, या मुझसे कोई कहीं ना कहीं गलती होगी, या मुझे कोई छोड़कर चला जाएगा। यही डर सताया रहता था, इसलिए मैं किसी को मेरे पास नहीं आने देता और ना ही मेरा कोई किसी के साथ रिलेशन था। और जब से मैं उस गुसू अकेडमी में गया, वहाँ पे तुम मुझे मिले और तुमने मुझे सिखाया कि प्यार किया जा सकता है, मैं भी प्यार कर सकता हूँ। तुम्हारी हर बात मुझे मेरे हार्ट को क्लिक कर जाती थी, लेकिन मैं कहता कुछ नहीं, सिर्फ तुम पे गुस्सा करता। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं अंदर ही अंदर तुम्हें जाने लगा था, लेकिन मैं ये बात एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था, क्योंकि तब मैं तुम्हारा टीचर था, प्रोफेसर था एक गुसू अकेडमी का, और तुम मेरे स्टूडेंट थे। तो मैं इस वजह से तुम्हें ये नहीं बोल पाया। जब भी तुम मेरे पास आते तो मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती। मैं जितना प्यार से दूर भागता था, तुम उतना ही मुझे प्यार के करीब ले जाते थे। तुम मेरे लिए वहाँ पर सबके सामने अपने प्यार का इजहार करते, लेकिन मैं डरता था। और मुझे जब पता चला कि तुम मेरे लिए ये गुसू अकेडमी छोड़ चुके हो, मुझे तब एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझे बेइंतहा प्यार करते हो, और मैं ये बात जानता हूँ अच्छी तरीके से। तो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वेइंग ये बात बोलकर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और वांग जी का हाथ पकड़ा हुआ था और कहता है वांग जी से, तो मिस्टर वांग जी, क्या आप मेरे बनना चाहोगे? तो ये बात सुनकर वांग जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो फिर वेइंग को खड़ा कर वांग जी कहता है, मैं तो तुम्हारा हमेशा से ही हूँ वेइंग, बस तुम्हें ही पहचानने में इतनी देर लग गई, बट कोई ना, पहचान तो आई। तब वांग जी वेइंग को किस करता है, और वो भी बहुत देर तक किस करता है। तो वो वेइंग नीचे गिरने वाला ही था तो वांग जी पकड़ लेता है। फिर वेइंग कहता, अरे अरे धीरे से, तुम्हें पता है ना मैं अब प्रेग्नेंट हूँ। तो लैंजन कहता है, अब डरो मत, अब मैं हूँ ना, तुम्हारा और अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखूँगा। ओ वेइंग, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके बाद वेइंग और वांग जी दोनों शादी कर लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत किसी को नोक-झोंक होती है, लेकिन वो खुद ब खुद संभाल लेते हैं। तो हमारी स्टोरी का यहाँ दी एंड होता है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस स्टोरी को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आप बताना चाहें कि मुझे अगली वाली स्टोरी किस टॉपिक पे लेके आनी चाहिए या कैसी लेके आनी चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। आप मुझसे बात करोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। मैं ये वापस से बोल रही हूँ, लेकिन कोई ना, चलो। तो फ्रेंड्स, मुझे आपकी व्यूज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इस वीडियो को भी। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय, और स्टोरी देखने के लिए थैंक यू।